बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई भी रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। तो इसलिए देखिए, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने बड़े और छोटे दोनों का सम्मान कीजिए, दोनों को समान रूप से प्रेम भाव से उनको जो है सम्मान दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 12 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 10 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि पिछले करंट अफेयर सेशन पर आधारित होगा। तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा ताकि आप मूल्यांकन कर सकें कि आपने पिछले करंट अफेयर सेशन में कितना सीखा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन आप लेके सही उत्तरों की। देख, कल श्रमणी का पहला प्रश्न था कि हाल ही में कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त हुआ है। तो देखिए, ये देश आपके हैं मालदीव और श्रीलंका। ये दोनों अभी हाल ही में चेचक और खसरे से मुक्त हो गए हैं। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है। तो देखिए, ये देश आपका अमेरिका है। ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो है अब अलग होने जा रहा है। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। तो देखिए, इस नेकर सम्मान योजना को स्टार्ट किया गया है कर्नाटक राज्य में। और चौथा था कि किस देश ने बलि दिए जाने वाले जो पशु यानी कि एनिमल्स हैं तो उनके लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो देखिए, इसको लॉन्च किया है बांग्लादेश की सरकार ने। और पांचवा था कि किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घोषित किया गया है। तो देखिए, इस तितली का नाम है गोल्डन बर्ड विंग तितली। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है तेंजिंग गेये टेथांग ने, जो कि दलाई लामा के ही शिष्य हैं। याद रखिएगा कि हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इस पुस्तक को लिखा है तेंजिंग गेये टेथांग ने। और आपको तो जो आपकी ये बायोग्राफी है, ठीक है, तो ये जो है 14वें दलाई लामा जिनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। तो तेंजिंग ग्यात्सो की यादगार यात्रा का वृत्तांत है। और देखिए, इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। और ये 14वें दलाई लामा जो है ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। देखिए, जो दलाई लामा है ये जो है अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। पहले ये तिब्बत में रहा करते थे, लेकिन 23 साल की उम्र में जो है जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया था तो ये जो है तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। और फिर इन्होंने भारत में शरण ली थी और ये फिर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तभी से रह रहे हैं। और देखिए, इन्होंने जो है वर्ष 1989 में जो है शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर इनकी जो शिक्षाएं दी है तो इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा 14वें दलाई लामा के बारे में ये विशेष फैक्ट। और देखिए, थोड़ा सा हम तिब्बत के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ से ये भागकर इंडिया आए थे कब, 23 साल की उम्र में। देखिए, जो आपका तिब्बत का पठार है कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है, लेकिन अब ये चाइना के कब्जे में है। देखिए, ये पूरा का पूरा जो मैप आपका दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये पूरा कब्जा जो है यहाँ पे चाइना का ही है। चाइना देखिए इसकी विस्तारवादी नीति है, ये अगल बगल के देशों पर जो है कब्जा जमाते रहता है। भारत में भी ये जो है घुसपैठ किया है। देखिए, यहाँ पे इंडिया का मैप थोड़ा सा डैमेज आपको दिख रहा है। कुछ पार्ट जो है इसने चीन ने जो है कब्जा किया हुआ है, जिसको अक्साई चीन कहते हैं, जहाँ पे गलवान घाटी भी स्थित है और जहाँ पे अभी हाल ही में विवाद चल रहा है, ठीक है। और देखिए, तिब्बत प्लेटू के बारे में सबसे खास बात है, देखिए तिब्बत के प्लेटू को यानी कि तिब्बत के पठार को हम क्या कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार की छत। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा कि तिब्बत के पठार को संसार की छत कहा जाता है। और देखिए, जो आपका तिब्बत है यहाँ से भारत के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। पहला आपका है सिंधु नदी और दूसरा आपका है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ये ब्रह्मपुत्र की लाइन आपको दिख रही है तिब्बत से होते हुए, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन जो इंडिया का वहाँ से होते हुए फिर यहाँ के बांग्लादेश होती है, आप बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में नदी गिर रही है। और फिर यहाँ से देखिए आपका ये इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी भी जो है ये तिब्बत से ही निकल रही है। तो बहुत सारी नदियाँ जो तिब्बत से निकलती हैं। चीन की जो येलो रिवर यानी कि पीली नदी जिसको हम कहते हैं, ये भी जो है तिब्बत से ही निकलती है। तो ये सारी चीज़ जो है आप याद रखेंगे तिब्बत के बारे में। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को जो है अपाचे और चीनूक हेलीकॉप्टरों की जो डिलीवरी है इसको पूरा कर दिया है। तो देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका ने
चिनूक और अपाचे दोनों हेलीकॉप्टरों की जो पूरी आपूर्ति थी इसको कंप्लीट कर दिया है। और कितने चिनूक और कितने अपाचे हेलीकॉप्टर की डील हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, किस कंपनी के साथ हुई थी, ये सारी चीज़ एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो आइए इनको डिटेल में हम जान लेते हैं। देखिए अभी हाल ही में जो आपका ये डिलीवरी हुआ है तो इसी के साथ अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, ठीक है। तो बोइंग ने भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स को सभी 22 नए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी कर ली है। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में जो है अमेरिका की कंपनी है बोइंग, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है कुल 22 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की डील हुई थी और ये डील अब पूरी हो गई है क्योंकि सारी की सारी डिलीवरी हो चुकी है। और ये अपाचे हेलीकॉप्टर कुछ इस प्रकार से दिखते हैं और इनको तैनात किया जाएगा लद्दाख में ले एयरबेस में भारतीय सेना की स्थिति को मजबूत करने के लिए। क्योंकि देखिए लद्दाख में जो है जो गलवान घाटी है वहाँ पर भारत और चीन के बीच में अभी हाल ही में तनातनी हुई थी। तो इसलिए भारत सरकार ने भारतीय सेना की स्थिति को मजबूत करने के लिए जो है इस डिलीवरी को जल्दी से पूरा कराया है, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आए भारत और चीन के युद्ध की तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर जो है ये भारत के काम आए। और देखिए इसके अलावा जो आपका बोइंग कंपनी है अमेरिका का, ठीक है। तो इसने जो है जो हमारी 15 चीनूक हेलीकॉप्टरों की डील हुई थी जिसका नाम है CH-47F1 चीनूक हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो इसके जो है भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना को जो है इसने सौंप दिया है। यानी कि टोटल 15 चीनूक हेलीकॉप्टर और टोटल 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी जो है ये अमेरिका के बोइंग कंपनी ने भारतीय वायुसेना को कर दी है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना की स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी है इन अपाचे और चीनूक हेलीकॉप्टरों की वजह से। देखिए भारत और अमेरिका के बीच में समझौता कब हुआ था इन हेलीकॉप्टरों के लिए। देखिए भारतीय वायुसेना को सितंबर 2019 में अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिली थी और इन्हें जो है पंजाब के पठानकोट एयरबेस स्टेशन पर जो है तैनात किया गया था उस समय जो पहली खेप मिली थी उसको। और देखिए भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के जरिए बोइंग कंपनी जो अमेरिका की, ठीक है, तो उससे टोटल 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों और 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए जो है $3 अरब का अनुबंध किया था। तो ये समझौता कब हुआ था, ये डील कब हुआ था 2015 में कुल 22 अपाचे और 15 चीनूक हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं बस उतनी ही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जितनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसको आप जरूर नोट किया कीजिए और याद रखा कीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ एग्जाम में पूछ ली जाती है। और देखिए एक खास बात और है, भारत में एक अभियान चला इसका नाम है मेक इन इंडिया, ठीक है। तो भारत सरकार चाहती थी कि ये हेलीकॉप्टर जो है चाहे इसके पुर्जे भले ही अमेरिका से आए लेकिन ये असेंबलिंग हो इसकी कहाँ पे, इंडिया में। तो देखिए जो हमारा हैदराबाद है, ठीक है, तो हैदराबाद स्थित जो आपका बोइंग का एक संयुक्त उपक्रम है इसका नाम है टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस बोइंग और अपाचे हेलीकॉप्टरों की असेंबलिंग की गई थी। और अब भारत सरकार चाहती है कि इन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी जो है ये भारत में असेंबलिंग होकर पूरी दुनिया में बिके। और भले ये कंपनी जो है अमेरिका की है तो इसलिए अमेरिका की जो कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, इसने जो है टाटा के साथ जो है समझौता किया था और टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड का जो है स्थापना किया था कहाँ पे, हैदराबाद में। और देखिए जो आपका बोइंग कंपनी है इसका एक्चुअल मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। देखिए बोइंग का मुख्यालय जो है अमेरिका के शिकागो में स्थित है और बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916 को हुई थी। और बोइंग कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डेविड एल कैलहॉन। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा किस देश के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए ये उपग्रह आपका है ब्राज़ील देश का और इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ ये किस प्रकार का उपग्रह है। देखिए जो आपका ये सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है इसका नाम है एमेजोनिया। तो इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा अगस्त 2020 में। और आपको बता दो इसको जो है मुख्य पेलोड के रूप में लॉन्च किया जाएगा। और एक खास बात और है, देखिए जो आपका ये एमेजोनिया 1 है ये किस प्रकार का सैटेलाइट है ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए ये जो है एक पृथ्वी अवलोकन वाला उपग्रह है। और देखिए अभी हाल ही में ब्राज़ील में जो है वहाँ पर आग वगैरह लग गई थी जंगलों में वहाँ के, तो इसलिए वहाँ की सरकार ने सोचा कि हमारे पास अगर कोई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होता तो हम इससे जो है इस सैटेलाइट की मदद से देख पाते हैं कि हमारी ब्राज़ील में कहाँ पे आग लगी है, कहाँ पे बाढ़ आई है, या फिर कहाँ पानी की कमी है, या फिर कहाँ पे कौन सी घटना हो रही है। तो ये सारी चीज़ जो है देखने के लिए एमेजोनिया वंश को लॉन्च करने के लिए जो है वहाँ की सरकार ने प्लानिंग की और इसके लिए फिर उन्होंने जो है इसरो के साथ संपर्क किया। और ये संपर्क क्यों किया इसरो के साथ ही और भारत के साथ ही, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए भारत और ब्राज़ील के बीच में जो है एक समझौता हुआ था अंतरिक्ष सहयोग का और ये समझौता हुआ था 2014 में, ठीक है। तो भारत और ब्राज़ील ने साल 2014 में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो है
भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी कि IRS सीरीज के जरिए जो है डेटा प्राप्त करने के लिए ब्राजील के एक पृथ्वी स्टेशन की स्थापना के लिए सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो उसी के जरिए भारत इसका मतलब ब्राजील का सहयोग कर रहा है। देखिए यहाँ पे बात हुई है ब्रिक्स की, ठीक है। देखिए ब्रिक्स में BRICS, ठीक है। तो 5 देश शामिल हैं। B फॉर हो गया ब्राज़ील, R फॉर हो गया रसिया, I फॉर हो गया इंडिया और C फॉर हो गया चाइना और S फॉर हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ब्रिक्स में जो है 5 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए बात करें अगर इसरो की, तो देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं के शिवान जी और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और जो आपका ब्राज़ील देश है, तो देखिए ब्राज़ील जो है ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है और इसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं जेयर बोल्सोनारो। करेंसी यहाँ की है ब्राज़ीलियन रियल और ऑफिशियल लैंग्वेज है ब्राज़ील की पुर्तगीज़। 14 प्रश्न है कि किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। तो देखिए जो आपका नादौन पुलिस थाना है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में और हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को जो है भारत और हिमाचल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। और देखिए जो आपका नादौन पुलिस थाना ये कहाँ पे स्थित है। देखिए जो आपका नादौन पुलिस थाना है ये हिमाचल प्रदेश के जो है हमीरपुर जिले में स्थित है। ये डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। और देखिए हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो इनके द्वारा इस पुलिस स्टेशन को जो है उत्कृष्टता पत्र दिया गया। किसका? भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन सा होता है, कैसे इसको कैटेगराइज किया जाता है। देखिए किसी भी थाने में वहाँ पर जो है FIR कराना हो या फिर कोई भी चीज़ हो जहाँ पर आपकी सुनवाई सुविधाजनक तरीके से हो और वहाँ पे एक्शन उसका तुरंत लिया जाए, तो ये सारी सुविधाएं जो है उसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बनाती हैं। बाकी अन्य सुविधाएं भी हैं जो कि इसको जो है जैसे कि वहाँ पे हो गया मतलब जो भी वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी मेंटेन होती है। तो ये सारी चीज़ें बनाती हैं उसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। तो वर्तमान में जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का हमीरपुर जिला है वहाँ पर स्थित है नादौन पुलिस थाना और इसको भी हाल ही में भारत के और हिमाचल प्रदेश राज्य के बीच जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। पांचवा प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस को मनाते हैं 11 जुलाई को हर साल और इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का विषय यानी कि थीम है पुटिंग द बार्क्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल। देखिए बहुत लोग डिमांड करते हैं कि सर थीम वगैरह हिंदी में बताई गई है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है इसी को वो जो है हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे थीम एग्जाम में पूछ ली जाती है। बाकी न्यूज़पेपर में जैसे मुझे कंटेंट मिलता है वैसे मैं आपको बताता हूँ, उसमें परिवर्तन नहीं करता हूँ ताकि आपको सेम टू सेम वैसे ही डाटा मिलते रहें। और देखिए छठा प्रश्न है कि हॉकी इंडिया का जो नया कार्यवाहक अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम और ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। इनकी शक्ल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका नाम याद रखना है आपको। हॉकी इंडिया के जो नए कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए इनका क्या नाम है, ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। और देखिए इन्होंने इस पद पर मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लिया है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। और देखिए जो आपका हॉकी इंडिया है इसकी स्थापना की गई थी 20 मई 2009 को और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी कि यूनिफिल के साथ तैनात की गई जो भारतीय बटालियन है, ठीक है, सेना की, तो इसने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है। तो देखिए ये देश आपका लेबनान है। और आपको बता दूं जो वहाँ पे परियोजना चल रही थी जिसके लिए भारतीय सेना के बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है। तो देखिए इस परियोजना का उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना और ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के जो गड्ढे हैं उनका निर्माण करना था, ठीक है। तो इन्हीं सभी उत्कृष्ट कार्यों के लिए अभी हाल ही में जो आपका संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल है, ठीक है, तो उसके साथ जो भारतीय सेना की जो बटालियन तैनात की गई थी उसको जो है पर्यावरण पुरस्कार मिला है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वहां के जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और खनन विभाग के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये राज्य आपका कर्नाटक है। याद रखिएगा कि फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक राज्य के कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और खनन विभाग के साथ हाल ही में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
और देखिए फ्लिपकार्ट जो है ये पहले भारतीय कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इसका अधिग्रहण कर लिया था वॉलमार्ट ने, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। और फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति, और फ्लिपकार्ट का जो मुख्य परिचालन अधिकारी है वर्तमान में, इनका नाम है श्रीराम वेंकट रमन। और फ्लिपकार्ट का जो मुख्य कार्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है, ये आपका स्थित है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और फ्लिपकार्ट के जो संस्थापक थे इनका नाम था सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ठीक है। और देखिए जबकि कर्नाटक राज्य है, ठीक है, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के इनका नाम है BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई रुदाभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया है। तो देखिए इस आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग, जिसको शॉर्ट में असीम नाम दिया गया है, तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। और देखिए जो आपका ये असीम है यानी कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग है, ठीक है, तो इसको जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC ने बेंगलुरु स्थित कंपनी जिसका नाम है बेटर प्लेस के साथ मिलकर जो है विकसित किया है। और इस मंच का यानी कि इस असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है इसका जो प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट है, तो ये जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा जो है किया जाएगा। तो असीम यानी कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जा सकेगा। इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। और ये जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहते हैं हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया? तो देखिए देश आपका ब्रिटेन है। और देखिए जो आपकी ये कॉन्फ्रेंस है इसका नाम है इंडिया ग्लोबल वीक 2020। तो इस कॉन्फ्रेंस को ब्रिटेन में जो है बी द रिवाइवल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर जो है 3 दिनों तक आयोजित किया गया था। और इसके अलावा इस वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जो है नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी जो है आयोजन किया गया था। तो ये डिटेल याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इमादु गोन कुलीबली का निधन हो गया? इसका आंसर बताइए। और दूसरा था कि हाल ही में किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एलवेली ने संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर बताइए। और कल का वीडियो देखिए इसको रिवाइज भी कर डालिएगा, क्योंकि कल बने मैप में बहुत सारी चीज़ें बताई थी आपको। और तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ जो है प्रत्यार्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? आंसर बताइए। और चौथा कि हाल ही में गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? आंसर बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस संस्था की इमारत को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया? उत्तर बताइए इसका। तो इसी प्रश्न के साथ आज के करंट अफेयर से नहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा सोशल मीडिया का लिंक है वहाँ पे क्लिक करके सबको ज्वाइन कर लीजिएगा, खासतौर से टेलीग्राम को। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।